चलो आज की इस क्लास में हम समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में कल के जो क्लास में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इनके विजय अभियान के कारण ही, क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों को इसने जीता था। जैसे कि हम बात करें, उत्तर भारत के लगभग 9 राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को इसने जीता था। इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ तक की चर्चा हम कल के क्लास में देख चुके थे। आज के इस क्लास में हम समुद्रगुप्त के बारे में और अन्य जो जानकारी है इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या आपको मुख्य रूप से इसमें याद रखना होगा। ठीक है, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम और क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम आज के इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पूरा गुप्त वंश की पूरी चर्चा करेंगे और गुप्त वंश की समाप्ति कैसे हुआ और गुप्त वंश का विनाश कैसे हुआ, इन सभी की चर्चा आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो समुद्रगुप्त जो है और इनको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। और यह भारत का नेपोलियन इनको कौन सी पुस्तक में कहा गया है? तो उस पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक में कहा गया है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसमें इन्हें कहा गया है भारत का नेपोलियन। और ये जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है B.A. स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा बताइए? B.A. स्मिथ के द्वारा ये जो पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, और कहा जाता है पुराणों के अनुसार ये चीज आपका बताया गया है कि समुद्रगुप्त के जो घोड़े जो है वो 3 समुद्र के पानी पीते थे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा दक्षिण भारत का जो एरिया है ये तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और 3 समुद्र का पानी पीता है। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण दक्षिण भारत में कौन जीत चुका था? संपूर्ण दक्षिण भारत को जीता था आपका समुद्रगुप्त। तो इसलिए कहावत कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता है। मतलब समुद्रगुप्त का ये पूरा क्षेत्र था आपका। पूरा किसका क्षेत्र था? समुद्रगुप्त का ये क्षेत्र था। इसलिए पुराणों में कहा जाता है कि किनका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था? तो आपको बताना क्या है? समुद्रगुप्त का। क्लियर है? और ये एक कहावत है और यह जो कहावत कहाँ लिखी गई है? पुराणों में। और इस कहावत का अर्थ क्या होता है? तो हम बता सकते हैं कि संपूर्ण दक्षिण भारत पर विजय किसने प्राप्त कर लिया था? तो समुद्रगुप्त ने प्राप्त कर लिया था। क्लियर है सबका यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त ने ही अपने शासनकाल के दौरान क्षेत्रों के विस्तार के लिए बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसलिए इसने एक उपाधि लिया था और उस उपाधि को कहा जाता है अश्वमेधकर्ता। क्या बोलते हैं? अश्वमेधकर्ता के उपाधि के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है सबका? तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और इसी के कारण इसने कौन सी उपाधि धारण किया था? जल्दी बता दो। तो इसने धारण किया था अश्वमेधकर्ता की उपाधि इसने धारण किया था। क्लियर है सबका? और समुद्रगुप्त के जो भी विजय अभियान की चर्चा है, इसने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, संपूर्ण क्षेत्र को इसने जीता था अपने समय में। और इसके विजय अभियान की चर्चा हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की जो रचना की गई थी इसी में आपका किया गया है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध, ये जो अभिलेख है जो इलाहाबाद में है, इसका निर्माण किसने किया था? तो हरिसेन ने। और इसमें किसके विजय अभियान की चर्चा की गई है? तो इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है। तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया था? तो बताएंगे यहाँ पास हरिसेन। और इसमें किनके बारे में लिखी गई है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा इसमें किया गया है। आ रहा बात समझ में? आगे बढ़े। चलो, इसके अलावा हम बात करें तो समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र नामक पुस्तक लिखा था। ये बहुत ही फेमस पुस्तक हुआ, कृष्ण चरित्र। तो कृष्ण चरित्र पुस्तक किसने लिखा था? समुद्रगुप्त ने। और इसी कारण इसे कविराज के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? कविराज किस शासक को कहा जाता है? तो आपको बताना है समुद्रगुप्त को किस नामों से जानी जाती है, बता दो जल्दी से। तो कविराज के नाम से जानते हैं। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के जो सिक्के हुए थे, समुद्रगुप्त के सिक्कों में एक तरफ आपका सैनिक वेशभूषा धारण किया हुआ इसका चित्र होता था और दूसरे तरफ वीणा बजाते हुए चित्र आपको देखने मिलता है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पास, ये वीणा बजाते हुए चित्र देखने मिलता है। और इससे क्या प्रमाण होता है?
तो हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या था, बता दो, एक संगीत प्रेमी था। यह हम बता सकते हैं इनके सिक्कों को देखकर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि वीणा बजाते हुए चित्र का जो सिक्का किनका मिला है, तो समुद्रगुप्त का प्राप्त हुआ है। किसका मिला बता दो, समुद्रगुप्त का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है, कि वीणा बजाते हुए जो चित्र किनका मिला है, तो समुद्रगुप्त का मिला है। और इससे क्या प्रमाण होते हैं, तो इससे हम बता सकते हैं कि यह एक संगीत प्रेमी था। क्या था बता दो, संगीत प्रेमी। लेकिन ये जो समुद्रगुप्त था, इस सिक्के के अलावा और भी बहुत सारे सिक्का लाया, जिसमें सबसे फेमस जो हुआ वो हुआ मयूर सिक्का। कौन सा सिक्का, मयूर सिक्का। तो समुद्रगुप्त का सबसे प्रसिद्ध सिक्का कौन सा हुआ था, तो आपको बताना है मयूर सिक्का सबसे ज्यादा क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ, किसका, समुद्रगुप्त का। क्लियर यहां तक सबका। तो इस पेज से देखो हमारा क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। तो बी ए स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसके अलावा इसने कौन सी उपाधि लिया था, अश्वमेधकर्ता। समुद्रगुप्त के विजयाभियान की चर्चा किस अभिलेख में किया गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया गया, जो किसका है, हरिसेन का। इसके सिक्कों में इनका चित्र जो मिला है, वीणा बजाते हुए चित्र मिला, इससे क्या प्रमाणित होता है कि ये क्या थे बता दो, संगीत प्रेमी थे। किन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बताना है समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। और इनका सबसे फेमस जो सिक्का हुआ वो था आपका मयूर सिक्का। क्या था बता दो, मयूर सिक्का सबसे प्रसिद्ध सिक्का किसका था आपका, तो वो था समुद्रगुप्त का। क्लियर है सबका। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में ही हम। चलो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या आपको यहाँ से जानकारी और याद रखना है। चलो समुद्रगुप्त के बाद हम देखें आगे। तो समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट जो शासक आया जिसका नाम था आपका रामगुप्त। कौन आता है आपका, रामगुप्त अगला शासक हमें देखने मिला। लेकिन रामगुप्त कुछ खास कार्य नहीं कर पाया। मतलब ये है एक क्या था बता दो, अयोग्य शासक। क्या था बता दीजिए, यह एक अयोग्य शासक के रूप में देखने मिलता है। और हम देखें ध्यान से, तो रामगुप्त की जो पत्नी थी जिसका नाम था देवी, और इसी को ही कहा जाता है ध्रुव शौपनी। क्या नाम से जानते हैं, ध्रुव शौपनी के नाम से जानते हैं। जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं, तो इसी का नाम हम क्या पढ़ते हैं जल्दी बता दो, तो ध्रुव शौपनी के नाम से हम लिखते हैं। याद रखेंगे सब लोग। तो फिर से एक बार देख लो, समुद्रगुप्त के बाद कौन आया शासक बता दो, रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, देवी, जिसे और क्या नाम से जानते हैं, ध्रुव शौपनी। और रामगुप्त के जो छोटे भाई थे जिसका नाम था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। तो रामगुप्त की समुद्रगुप्त के छोटे भाई का नाम क्या था आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त जो थे, इसका हम बात करें तो चंद्रगुप्त ने देवी के साथ मिलकर, जो रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, देवी। तो हम यहाँ पास ये समझ रहे हैं कि रामगुप्त के जो छोटे भाई थे जिसका नाम क्या था आपका बता दो, यहाँ पास रामगुप्त के जो छोटे भाई, यहाँ से हम बता सकते हैं, रामगुप्त के छोटे भाई का नाम क्या था, तो बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। और यह किसके साथ मिलकर इसकी हत्या कर देता है, तो देवी के साथ मिलकर इसकी हत्या कर देंगे। और आपस में यह दोनों एक दूसरे से विवाह भी कर लेते हैं। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। तो फिर से एक बार देख लो, समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक आया जिसका नाम क्या हुआ, रामगुप्त। और रामगुप्त के छोटे भाई का नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त ने किसकी हत्या कर दिया, रामगुप्त की। किसके साथ मिलकर, देवी के साथ मिलकर, जो इसकी पत्नी थी। समझ आ पा रहा है। और दोनों को ही मिलकर आपस में क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। और इनकी चर्चा, ये जो चीज हो रहा था, इसके बारे में किसी ने एक पुस्तक लिख दिया। तो उस लेखक का नाम है आपका विशाख दत्त, जिसने पुस्तक लिखा देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी पुस्तक लिखा, देवी चंद्रगुप्तम। और इनकी जो भी रणनीति थी कि रामगुप्त की हत्या करके आपस में विवाह करना, तो ये सब चीज की जो चर्चा की गई है वो किया गया है देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में की गई है, तो देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में किया गया है। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको बताना है विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा, विशाख दत्त। तो अब हम बात करें, देखो समुद्रगुप्त के बाद कौन आएगा, रामगुप्त। रामगुप्त की हत्या कौन कर चुका है,
चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम जो मुख्य रूप से अब जानकारी पढ़ेंगे किसके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुछ विशेषताओं के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय और इसके बारे में क्या आपको मुख्य जानकारी याद रखनी है। ठीक है, चलो देखिए सामने। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इन्होंने अपने शासन काल में किसका अंत किया था बता दो, तो शकों का अंत किया था। जो भी आपके विदेशी जो आक्रमणकारी थे उसमें से एक नाम शकों का भी था। तो शकों का अंत किसने किया था बता दो, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। और इसने एक उपाधि लिया शक विजेता। कौन सी उपाधि, इसलिए इन्हें क्या नाम से जानते हैं, शक विजेता के नाम से। किन्हें जाना जाता है, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या नाम से जाना जाता है, शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, इसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। कौन सी उपाधि लिया था, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य का अर्थ होता है शूरवीर। क्या होता है बता दो, शूरवीर इसका अर्थ होता है। अनेकों शासक ने 14 ऐसे शासक हुए थे भारतीय इतिहास के अंदर जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, लेकिन उसमें सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुए थे वो हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसलिए इसका नाम हम जानते हैं इतिहासों में, इसी को कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या बोलते हैं बता दो, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से इसको हम जानते हैं। आया बात समझ में, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया। और विक्रमादित्य का अर्थ है बता दो क्या होता है, तो विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है, सूरवीर। क्या होता है बता दो, सूरवीर इसका मुख्य रूप से अर्थ होता है। आया बात समझ में। इसके अलावा इसने परम भागवत की उपाधि लिया था। ठीक है, इसने अपने शासनकाल में चांदी का सिक्का चलाया था। साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है यह किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, तो ये हुआ न्याय के लिए। ये न्याय के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। और हर एक अपने जो आसपास जो रहने वाले जो लोग होते थे, जो आम नागरिक होते थे, उनके लिए अच्छा न्याय करता था। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पूरा शासन काल है यह किस लिए जाना जाता है, तो वो न्याय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, न्याय के लिए प्रसिद्ध। ये क्वेश्चन अगर आए तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना कि निम्नलिखित में से किसका शासनकाल न्याय के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको क्या बताना है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है ये आपका न्याय के लिए क्या है बता दो, प्रसिद्ध है। और ये जो न्याय करने के लिए जिस सिंहासन पर बैठते थे वह किसका बना होता था, तो वह पत्थरों का बना होता था। किसका बना होता था बता दो, पत्थरों का बना होता था। आया बात समझ में। तो न्याय के लिए प्रसिद्ध जो हुए कौन हुए जल्दी बता दो, तो हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनका सिंहासन किसका बना होता था, तो पत्थरों का बना होता था। क्लियर यहां तक सबका। और इसी के शासन काल में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का विकास हुआ। तो हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा विकास किसके शासन काल में हुआ था, तो आपको किसमें टिक लगाना है, तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके समय होता बता दो, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सबसे ज्यादा हुआ था हिंदू धर्म का विकास। क्लियर है सबका। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम है आपका फाहियान। कौन आया था आपका, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, क्वेश्चन कईयों बार आ चुका है कि फाहियान निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। तो आपको किसमें टिक लगाना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, कौन आया था बता दो, फाहियान। और फाहियान ने जो पुस्तक लिखा उस पुस्तक का नाम है आपका फो क्यू की। कौन सा पुस्तक लिखा, फो क्यू की नामक पुस्तक किसने लिखा था आपका, फाहियान नामक जो चीनी यात्री था इसने लिखा था। और इसने जो भी यात्रा किया, जहां जहां गया, और अब उसके समय का जो भी जानकारी था कि शासन कैसे चलता था, किसका शासन काल था, पूरी जानकारी इसने अपने यात्रा विवरण में दिया। और उस यात्रा विवरण के दौरान जो पुस्तक लिखा उसका नाम क्या था बता दो, फो क्यू की। कौन सा पुस्तक लिखा बता दो, तो फो क्यू की रचना किसने किया था, फाहियान ने। फाहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको यदि हम शॉर्ट में याद करें तो ऐसे याद कर सकते हैं, FC2। कैसे याद करेंगे बता दो, FC2 करके आप अच्छे से रट लेना। FC2 का मतलब ये होता है, F से आएगा आपका फाहियान और C2 से आएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आ जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका आ जाता है। आया बात समझ में। तो फिर से एक बार देख लो कि फाहियान किसके दरबार में आया था बता दो, चंद्रगुप्त
द्वितीय के दरबार में आया और इसने जो है फाहियान जो है यह कौन सी पुस्तक लिखा था? तो फो क्यू की पुस्तक। कौन सी पुस्तक लिखा था बता दो? फो क्यू की पुस्तक की इसने रचना किया था। आया बात समझ में? है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और कुछ जानकारी है। जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहा करते थे। संस्कृत के क्या बता दो? 9 विद्वान रहा करते थे। आया बात समझ में? और संस्कृत के 9 विद्वानों में से, इसी को हम बोलते हैं नवरत्न, लेकिन नवरत्न जो है वो अकबर के समय का ज्यादा फेमस है, इसके समय को उतना क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन किसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहा करते थे, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। कौन बता दो? संस्कृत के 9 विद्वान लोग रहते थे। आया बात समझ में? उसमें से सबसे फेमस देखो कौन हुआ? वो हुआ कालिदास। ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा, इसको भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है? कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे बता दो? कालिदास, जो संस्कृत के महान लेखक हुए। आज भी इसके बारे में हम जो भी इनकी जो पुस्तकें हैं उनका पूरा अध्ययन करते हैं। और बहुत ही फेमस ये लेखक थे, संस्कृत लेखक, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, जिसका नाम क्या था? कालिदास। इसी के दरबार में रहता था अमरदास, जो ये भी एक प्रसिद्ध कवि था। इसी के दरबार में रहता था वराह मिहिर। कौन रहता था बता दो? वराह मिहिर, जो एक खगोलविद था, खगोल शास्त्री, जो खगोल विज्ञान का बहुत ही बड़ा विद्वान था उस अपने समय का, ठीक है? इसी के दरबार में रहता था आपका धन्वंतरी, जो एक था आपका आयुर्वेदाचार्य। क्या था बता दो? आयुर्वेदाचार्य, मतलब चिकित्सा से संबंधित इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया अपने शासनकाल में या अपने कार्यकाल के दौरान। जब ये किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो इसने अपने समय में आयुर्वेद को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को बताया था, इसलिए आज भी इनका नाम फेमस है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखे होंगे धन्वंतरी आयुर्वेदा, जो धन्वंतरी के नाम से बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स खुले हैं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। तो यही है धन्वंतरी, जो किसके दरबार में रहा करते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आए बात समझ में? चलो तो फिर से इस पेज से हम लोगों को क्या क्या याद रखना है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसका अंत किया था? शकों का। इसी को ही क्या बोलते हैं? तो शक विजेता। इसने कौन सी उपाधि लिया था? तो विक्रमादित्य। इसके अलावा परम भागवत। साथ ही साथ इसका कार्यकाल क्यों फेमस हुआ? तो न्याय के लिए फेमस हुआ। इसका जो सिंहासन किसका बना था? तो पत्थरों का बना होता था, न्याय वाला। सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का विकास किसके समय हुआ? तो इस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ। इसी के दरबार में कौन आया था भाई? तो फाहियान आया, जो कौन सा पुस्तक लिखा? फो क्यू की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहा करते थे संस्कृत के 9 विद्वान, जिसमें से 4 बहुत ही फेमस हुए, जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? तो आपको किसमें टिक लगाना है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे। बाकी और भी देख सकते हैं, अमरदास है, वराह मिहिर है, धन्वंतरी है। तो ये जो प्रसिद्ध महान व्यक्ति हुए वो इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। आया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला जो शासक आया, जिसका नाम था आपका कुमारगुप्त। क्या नाम था बता दो? तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय का जो भी खास बातें हैं इसका भी हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासक कौन आया बता दो? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है इसने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो महायान शाखा हुआ करता था, इनकी शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और इसके लिए जो फेमस क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है, जो बिहार में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था बता दो? तो कुमारगुप्त ने करवाया था। आ रहा बात समझ में? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त। और ये जो आज का हम देखेंगे, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं, अभी जो है वो ध्वस्त अवस्था में है। क्यों? तो इसके बारे में हम समझते हैं आगे चल के कि 1198 ईस्वी में 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है बता दो? बख्तियार खिलजी। जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, गुलाम वंश के बारे में आगे जब चर्चा करेंगे मध्यकालीन में, तो उसमें आपको पूरा डिटेल से देखने मिलेगा। अभी हम शॉर्ट में इसका जानकारी ले लेते हैं। क्लियर है सबका? तो 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था जिसका नाम क्या है बता दो?
बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था और नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा आग लगा दिया था। और आग लगभग बहुत महीनों तक इस पे आग लगा रहा था, क्योंकि उस समय के जो लिखने के लिए जो यूज़ किया जाता था जो भी चीज़ें, वो लकड़ी के छालों से बने होते थे। आज तो कॉपी जो पन्ना होता है तुरंत जल जाता है, लेकिन उस समय के जो लिखने के लिए जिसका उपयोग करते थे वो लकड़ी के छालों के होते थे, इसलिए इसको जलने में कई महीने लगे थे। आया बात समझ में? ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको जलने में कई महीने लगे थे। और इसको आग किसने लगाया था जल्दी बता दो? तो बख्तियार खिलजी ने लगाया था। आया बात समझ में? कब लगाया था इसने? तो 1198 ईस्वी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या लगा दिया? आग लगा दिया और पूरा ध्वस्त कर दिया। तो अभी का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो ध्वस्त अवस्था का होता है। ठीक है। और इसका जो निर्माण है किसने करवाया था बता दो? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। कौन करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया। आया बात समझ में? और यही जो नालंदा विश्वविद्यालय में कौन से धर्म की शिक्षा देते थे? तो महायान शाखा की शिक्षा देते थे, इसलिए इसको महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड जो होता है किसे कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता था। और विश्व का ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें हॉस्टल सुविधाएं होती थी। क्या होती थी बता दो? हॉस्टल सुविधाएं आपको देखने मिलेगा। ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हो आप लोग, इसका जो स्ट्रक्चर होता था ये जो है इस प्रकार से ऐसे रूम हुआ करते थे बड़े बड़े, और ये एक प्रकार का हॉस्टल है। यहीं जो भी स्टूडेंट लोग रहते थे, और यहाँ पास जो है जो टीचर होते थे वह यहाँ आके पढ़ाते थे। तो यहीं आपका हॉस्टल में रहते रहते ही उन लोग आपस में यहाँ खड़े खड़े देख के पढ़ सकते थे। और ऐसा इसलिए बनाया गया था इसको इस प्रकार से, क्यों? और यहीं पास बगल में ही कुआं होता था, ध्यान से देखेंगे। तो इन लोगों को इस प्रकार से ऐसा बनाया था कि चारों तरफ में आपके रहने के लिए रूम होते थे, और बीच में जो टीचर होता था वो वहीं खड़े होकर पढ़ाता था। अगर यहाँ देख लो, अगर एक चीज इसमें ये भी हो सकता है, हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पास अब देख सकते हो कि यहाँ पढ़ाई कैसे ढंग से होती थी। अगर इसको हम समझे तो ये जो हॉस्टल जो होता था रूम वगैरह, यहीं से विद्यार्थी निकल के यही जो बरामदे टाइप से जो होते थे वहीं बैठते थे, और यहाँ टीचर स्टेज जो बना होता था उसमें पढ़ाते थे। और किसी को भी यदि किसी भी प्रकार का रोग हो जाता था, जैसे चेचक बीमारी हो गया, या जो आसपास रहने से जो फैल जाते थे, तो उस समय उतना सुविधा होता नहीं था कि उसको ठीक करने के लिए, वो ऑटोमेटिक बहुत दिन लगता था, खुद से ठीक हो जाता था। ठीक है ना? तो इस अवस्था में क्या करते थे? तो विद्यार्थी इसी हॉस्टल में अंदर ही में बैठ के या ऊपर छत में खड़े होकर इसकी पढ़ाई को करते थे, पढ़ाई को कंटिन्यू करते थे। तो इस टाइप के सिस्टम को देखते हुए इसको बनाया गया था। तो ये विश्व का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जहां आपका हॉस्टल सुविधा देखने मिलता है। कैसे होता था समझ में आ रहा है? ये पूरे बहुत बड़े से कैंपस होते थे, बहुत बड़े, देख सकते इतना बड़ा। ये तो अभी आधा ही फोटो दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बहुत बड़ा कैंपस है। यदि आप जाएंगे देखने के लिए कभी भी नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्ट्रक्चर कैसे था, तो उसको आपको देख के समझ में आएगा। ये तो फ्रंट एरिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है। आया बात समझ में? चलो आगे बढ़े। तो कुमार गुप्त के बारे में हमको केवल क्या अच्छे से समझना है, इसका एक ही क्वेश्चन सबसे फेमस है, और वो है नालंदा विश्वविद्यालय। इसका आप शॉर्ट में याद रख सकते हो एनके। कैसे याद करेंगे? एनके जो है इससे आप याद कर लेना। एनके का मतलब नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त। कैसे याद करेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त, ऐसे करके आपको याद रखना है। आया बात समझ में? तो कुमार गुप्त ने कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था जल्दी बताओ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया था? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में कौन से धर्म की शिक्षा देते थे? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा की क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। इसको ध्वस्त किसने किया था बोलेंगे? तो बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था? ध्वस्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। आया बात समझ में यहाँ तक? हाँ है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद जो शासक आया, कुमार गुप्त के बाद जो शासक आया जिसका नाम है स्कंद गुप्त। क्या बता दो? स्कंद गुप्त एक शासक आया। इसके बारे में ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। इसने कुमार गुप्त के बाद शासक कौन आया बता दो? स्कंद गुप्त। इसने अपने शासन काल के समय सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके बारे में और बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, पुराने क्लासेस में आप जाके देख सकते हैं कि इसका निर्माण कौन करवाया था। बहुत सारे लोगों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, कम से कम 3 लोग तो हम देखेंगे ही जो सुदर्शन झील का क्या करवाया था? जीर्णोद्धार। इसके बारे में डिटेल में लास्ट में और बता दूंगा किसने निर्माण करवाया और कितने लोगों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था,
कंटिन्यू इसका एक लिस्ट में बता दूंगा, लास्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो स्कंदगुप्त ने भी अपने शासनकाल में क्या करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और इसके बाद गुप्त वंश में पूरे अयोग्य शासक लोगों का आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर गुप्त वंश का पतन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, कुमार गुप्त के बाद शासक कौन आया बता दो, स्कंदगुप्त। इसने कौन सा झील का निर्माण करवाया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इसके बाद और कोई योग्य शासक हमको देखने मिलेगा क्या, तो कोई देखने नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे करके गुप्त वंश का पतन चालू हो जाता है। आए बात समझ में, चलो ध्यान देंगे आगे। चलो यहाँ पर देखते हैं कुछ नोट पॉइंट है, जैसे कि आपको पूछेगा कि एक क्वेश्चन आता है एरन अभिलेख, कौन सा अभिलेख, एरन अभिलेख किसका है, तो गुप्त वंश के जो शासक थे जिसका नाम क्या है, भानुगुप्त, इनका था कौन सा अभिलेख आपका, एरन अभिलेख, जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिली है। कौन सी प्रथा की जानकारी, तो सती प्रथा की जानकारी मिलने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा था, तो आपको किसमें टिक लगाना है, एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख किसका था बता दो, तो वह था भानुगुप्त का। तो इतना क्वेश्चन भानुगुप्त के बारे में पूछा जाता है। आए बात समझ में। तो भानुगुप्त के संबंध में क्या क्या आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो भानुगुप्त ने कौन सा अभिलेख का निर्माण करवाया था, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में किसकी जानकारी मिली है, तो सती प्रथा की जानकारी मिली है। आया बात समझ में। और धीरे धीरे फिर शासक लोग चेंज होते जाएंगे, और गुप्त वंश का सबसे अंतिम जो शासक आया जिसका नाम था विष्णुगुप्त, कौन आया बता दो, विष्णुगुप्त सबसे क्या आया, अंतिम शासक के रूप में आता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको किसमें टिक लगाना है, तो वो था आपका विष्णुगुप्त। क्लियर है सबका। और गुप्त वंश का जो विनाश का मेन कारण क्या था, गुप्त वंश का विनाश क्यों हुआ था, क्योंकि भारत में इस समय हुआ था गुप्त वंश के काल में हूणों का आक्रमण। किसका आक्रमण, हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों के बारे में फुल डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, इसका अलग से टॉपिक आएगा। अभी आपको याद केवल ये रखना है कि गुप्त वंश का विनाश का कारण क्या था, तो किसका आक्रमण, हूणों का आक्रमण। अभी हूण कौन थे, कहाँ से आए थे, इसकी पूरी जानकारी आगे की क्लासों में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो और हम देखते हैं ध्यान से, हूणों का जैसे आक्रमण चालू होता है तो गुप्त वंश जो है वो छोटे छोटे सामंतों में बढ़ जाते हैं। सामंत मतलब ये होता था कि गुप्त वंश के जो शासक होते थे उनके दरबार में या उनके शासन क्षेत्र में जो कार्य करते थे उनको हम सामंत बोलते थे। क्या बोलते थे, सामंत। और इनको वेतन के बदले जमीन दी जाती थी, और जितना जमीन उनको मिला है बाद में उसी जमीन में उन लोग शासन चालू कर देते थे। तो इसी को हम बोलते थे सामंती व्यवस्था। क्या बोलते थे, सामंती व्यवस्था। और जो ज्यादातर जो सेनापति वाले लोगों का पेमेंट ज्यादा होता था तो उनको बहुत बड़ी बड़ी जो भूमि मिलती थी, और अंत में देखने ये मिलता था कि जो सेनापति होता था वही आगे एक साम्राज्य खड़ा कर देता था। तो अधिकांश लोग ये याद रखते हैं कि सामंत का मतलब सेनापति होता है, ऐसा नहीं है। सामंत का मतलब होता है उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी जिनको वेतन के बदले भूमि दी जाती है। और अगर भूमि बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में हो जाता है तो वही क्षेत्र में उन लोग शासन चालू कर देते थे, और जिनका शासन चलते रहता था वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते थे। तो उसी में से एक सामंत जो था जिनका नाम था पुष्यभूति। कौन था बता दो, पुष्यभूति। तो पुष्यभूति जो थे ये गुप्त वंश के ही क्या थे बता दो, सामंत हुआ करते थे, जो आगे चल के वर्धन वंश चालू किया। कौन सा वंश चालू किया, वर्धन वंश। और वर्धन वंश में सबसे फेमस हुआ हर्षवर्धन। कौन फेमस होगा, हर्षवर्धन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, वर्धन वंश, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे, तो गुप्त वंश के बाद कौन सा वंश चालू होगा, वर्धन वंश। और वर्धन वंश का जो हम आगे हम शासक देखेंगे जिसका नाम होगा हर्षवर्धन, एकदम फेमस होगा। और हर्षवर्धन क्या हुआ था, विवाह नहीं किया था, और विवाह नहीं करने के कारण उनकी कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने के कारण जब उनकी मृत्यु हुई तो जो कन्नौज क्षेत्र में जो उनका शासन क्षेत्र था वो पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, शासक विहीन हो जाता है। तो आसपास के जो लोग थे, हम देखेंगे आगे चल के, तीन जो वंश जो ऐसे होंगे जो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पूरा लड़ाई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं त्रिपक्षी संघर्ष। क्या पढ़ेंगे, त्रिपक्षी संघर्ष, जो कन्नौज को जीतने के लिए करेंगे। जो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन का क्षेत्र था, और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनमें कोई शासक नहीं बैठ पाया, तो हम मानते हैं कि हर्षवर्धन जो थे वो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उत्तर भारत का जो इतिहास है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में और कोई योग्य शासक नहीं आया। और लगभग 100 से 200 वर्षों के बाद
हमें मुस्लिम शासक देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? मुस्लिम शासक। तो वो मुस्लिम शासक जब आएंगे, वहां से हमारा चालू हो जाता है मध्यकालीन। क्या चालू हो जाता है? मध्यकालीन, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर जब अंग्रेजी शासन आ जाएगा तो हम आधुनिक इतिहास चालू करते हैं। तो वो धीरे धीरे आपका कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि गुप्त वंश का विनाश किनके वजह से हुआ था? हूणों की वजह से, जिसके कारण गुप्त वंश कमजोर हो गया और उनके जो क्षेत्र थे वो छोटे छोटे सामंतों में बढ़ गए, जिसमें से एक सामंत कौन निकला? आपका पुष्यभूति। और कौन से वंश की स्थापना करेगा? तो वर्धन वंश की स्थापना करेगा। तो आगे हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वर्धन वंश को चालू करने से पहले हम हूणों के आक्रमण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हूणों का आक्रमण कैसे हुआ, उसके बाद हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो कुछ सुदर्शन झील के बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी हुआ करती थी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो सामने। तो गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था था, इसमें देखो आपको क्या याद रखना है। तो इनका जो दरबारी जो भाषा हुआ करती थी वो थी संस्कृत। इनके दरबार में कौन सी भाषा चलती थी? तो संस्कृत चलता था। और वर्तमान जो हिंदू धर्म का जो स्वरूप है, जो हमको आज हिंदू धर्म देखने मिलता है, वो कौन से काल का देन है? तो वह है गुप्त काल का। तो गुप्त काल का ही देन है आपका। वर्तमान हिंदू धर्म का जो स्वरूप है वह कौन से काल का देन है, बता दो। तो गुप्त काल में जो चेंजेस हुए हिंदू धर्म को लेके, वही आज हमको देखने मिलता है। क्लियर है सबका? चलो आगे देखते हैं। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी कौशाम्बी। का क्या होती थी, बता दो। गुप्त काल की राजधानी क्या होती थी? तो क्या बताएंगे? कौशाम्बी। और इनके भू राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होता था, मतलब भू राजस्व जो होता था वो अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। अगर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो आपको किसमें टिक लगाना है? भू राजस्व। भू राजस्व से इनको सबसे अधिक धन की प्राप्ति हुआ करती थी। इन्हीं इसी गुप्त काल के समय में आपका बाल विवाह चालू हुआ, साथ ही साथ पर्दा प्रथा चालू हुआ, साथ ही साथ सती प्रथा भी इसी समय चालू हुआ। और सती प्रथा का पहला हमको प्रमाण कहाँ मिला? तो वो मिलता है एरन अभिलेख से। कौन सा अभिलेख से? एरन अभिलेख से मिलता है, जो अभी अभी हम कुछ समय पहले देखे थे एरन अभिलेख के बारे में। ठीक है, चलो। गुप्त काल के समय ही वैश्यवृत्ति भी चालू हुआ। और वेश्यावृत्ति में जब महिलाएं जुड़ी होती थी उसको गणिका बोलते थे। क्या बोलते थे? गणिका के नाम से जानते थे। तो क्वेश्चन ने दिया है कि वेश्यावृत्ति जो था वो किसके समय चालू हुआ? गुप्त काल में। और उनसे जुड़ी जो महिलाएं हुआ करती थी उसको क्या बोलते थे? गणिका। अजंता जो है महाराष्ट्र में, अजंता की जो गुफाएं हैं इसका भी निर्माण कौन से काल में हुआ था, बता दो। तो गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफा में हम देखेंगे तो टोटल 29 गुफाएं देखने मिलती है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं? 29 गुफाएं देखने मिलती है, जिसमें से 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर की जो गुफा है ये केवल गुप्त काल से रिलेटेड है। कौन कौन से नंबर का? 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफा है यह किस काल से संबंधित है, बता दो। तो गुप्त काल से संबंधित है। और अन्य जो गुफा है वो हम देखेंगे तो बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, या अन्य जो हिंदू धर्म आए उन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलता है इस गुफा के अंतर्गत। मतलब अन्य जो गुफा है वो इन सभी धर्मों से संबंधित है। तो आपको याद ये रखना है कि जो अजंता की गुफा है ये गुप्त काल के समय तो बना था, लेकिन अगर हम धर्मों का बात करें तो ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। वहां की गुफाएं कुछ 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 गुफाएं जैन धर्म वाली हैं और कुछ गुफाएं हिंदू धर्म वाली है। और हिंदू धर्म का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ? तो गुप्त काल के समय ही हुआ। आ रहा बात समझ में? और गुप्त काल की एक प्रसिद्ध गुफा भी है गुप्तकालीन, जिसका नाम है बाघ की गुफा। कौन सी गुफा? तो बाघ की जो गुफा है जो गुप्त काल से संबंधित है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये हो गया हमारा गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कि उनके प्रशासन को लेके उनसे रिलेटेड क्या क्या जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर यहाँ तक सबका? तो फिर से एक बार देख लो। इनकी दरबारी भाषा क्या था? संस्कृत। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप किनका देन है? तो गुप्त काल का। इनकी राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी। अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? तो भू राजस्व। इन्हीं के समय क्या क्या चालू हुआ? तो पहले बता दो। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इसके अलावा वैश्यावृत्ति। ये सब चीज किसके समय चालू होता है? गुप्त काल के समय। वैश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को क्या बोलते थे? गणिका।
अजंता की गुफा कौन से काल में बना था? गुप्त काल में। कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफा, जिसमें 16, 17, 19 किससे संबंधित है? तो गुप्त कालीन है। आए बात समझ में? लेकिन यहाँ की जो गुफा है वह कौन कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध, जैन और आपका हिंदू, ये सब बताएंगे। गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफा हमें और कहाँ देखना है? मध्य प्रदेश में है, जिसको हम बोलते हैं बाघ की गुफा। क्या बोलते हैं? बाघ की गुफा के नाम से जानेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबका? चलो, इसके बाद हम देखेंगे सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील के बारे में देख लो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देंगे सब लोग। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, अगर क्वेश्चन आए सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो उसमें देखो हम किसका नाम बताएंगे, ठीक है। तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्लियर सबका? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इसका जीर्णोद्धार कौन कौन करवाए थे? तो अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, ये तीनों लोग अपने अपने शासनकाल के समय सुदर्शन झील का क्या करवाए थे? जीर्णोद्धार करवाए थे। और सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए या निर्माण के लिए कुछ राज्यपाल नियुक्त करते थे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राज्यपाल नियुक्त किया था उसका नाम था पुष्यमित्र वैश्य। क्या नाम था आपका? पुष्यमित्र वैश्य। अशोक ने जिस राज्यपाल की नियुक्ति किया था उसका नाम था आपका तुसाप। क्या नाम था आपका? तुसास्प। रुद्रदामन ने जो राज्यपाल को भेजा था उसका नाम था आपका सुविशाख। क्या नाम था? सुविशाख। और स्कंदगुप्त ने जो राज्यपाल भेजा था उसका नाम था आपका पर्णदत्त। क्या नाम था आपका? पर्णदत्त। तो इतना चीज आपको याद रखना है कि जो आपका ये सुदर्शन झील दिख रहा है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जीर्णोद्धार कितने लोगों ने करवाया था? तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है किसका? रुद्रदामन का। किसका पूछेगा कि निम्नलिखित में से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था अपने शासनकाल में। लेकिन अन्य दो लोग और भी थे, अशोक ने भी करवाया था और स्कंदगुप्त ने भी करवाया था। लेकिन इसका निर्माण किसने किया था बता दो? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आया बस समझ में? तो ये हो गया हमारा सुदर्शन झील के बारे में कुछ जानकारी। क्लियर है सबका? चलो, नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा जिसमें हम हूणों के आक्रमण से पढ़ेंगे। किस कहाँ से पढ़ेंगे? हूणों का जो आक्रमण है, ये कहाँ से आए थे, कैसे आक्रमण किए, और हूणों के आक्रमण के कारण ही भारत में किसका अंत होगा? तो गुप्त वंशों का। और गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत में किस वंश का प्रारंभ हो जाता है? तो वो होता है आपका वर्धन वंश। क्लियर है? तो कल के क्लास में हम किसका अध्ययन करेंगे पूरा बता दो? तो हूण से चालू करेंगे और आगे के जो क्लासेस हैं मध्य प्राचीन इतिहास में उसको हम चालू करेंगे। ठीक है, चलो तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी हम यहाँ से कल आगे देखते हैं। ठीक है।